परिवर्तन को स्वीकार करें, परंतु बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ। जब मैं एक छोटे घर में बड़े परिवार में पला बड़ा, तो हमारे व्यक्तित्व में एक अंतर्निहित भावना त्याग की थी। मेरे परिवार की परिस्थितियों के अलावा वह हर किसी के लिए मुश्किल समय था, और निस्वार्थ भावना तथा आत्म त्याग हर कहीं पारिवारिक जीवन की विशेषताएं थीं। माता पिता लगातार अपने बच्चों के लिए अपने सपने और इच्छाओं का बलिदान करते थे, और बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं परे रख देते थे। कई अन्य छोटी छोटी बातें उस जीवन शैली में आम थीं। खरीदी गई हर वस्तु का बांटकर उपभोग किया जाता था, चाहे वह बिस्कुट का पैकेट हो या चॉकलेट का बार। पूरा परिवार एक टेलीविजन सेट या एक रेडियो के इर्द गिर्द जमा होता था और एक ही कार्यक्रम देखता था या एक ही कलाकार को सुनता था। हर काम में एक सामूहिकता या करीबी होती थी। आपको ऐसा सादा जीवन जीने के लिए गांधीवादी होने की जरूरत नहीं थी। ऐसी हर चीजें किसी के लिए स्वाभाविक थी। लेकिन वह समय बिल्कुल अलग था। आज जीवन मूल्यों में आमूल चूल बदलाव आ चुका है। हर कहीं युवा अधिक सहज हो गया है और अपनी आवश्यकताएं तथा इच्छाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। वे किसी चीज को दबाने में विश्वास नहीं करते, अपनी इच्छाओं को तो बिल्कुल नहीं। इसे मैं मुझे मेरी पीढ़ी कहता हूँ। यह आईपॉड और आईपैड का युग है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी पसंद का संगीत सुनता है और भीड़ में होते हुए भी पूरी तरह अकेला वर्चुअल दुनिया में खोया रहता है। मेरे समय के विपरीत, जब मैं अकेले रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी। आजकल अकेलापन मांग पर उपलब्ध है। यह अकेलापन आपको जकड़ लेता है और आपको समाज से अलग थलग कर देता है। यह आपको अपने आसपास के वातावरण से उदासीन कर देता है, और इसने बांटकर उपभोग और एक दूसरे की परवाह जैसे पुराने अच्छे मूल्यों को भी नष्ट कर दिया है। और भी कई मूल्य धीरे धीरे हमारी चेतना से गायब हो रहे हैं। भद्रता और शिष्टाचार की प्रवृत्तियां तेज मार्केटिंग के इन दिनों में ग्रहणशीलता की दहलीज कई गुना कम हो गई है। कम ही लोग सहनशील होते हैं या जो करते हैं उसमें रम जाते हैं, और अपने काम की उपभोगिता सामने आने वालों के लिए नतीजे का इंतजार करते हैं। इसके विपरीत बहुत से लोग अपने साधारण प्रयासों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए खूब शोर शराबा करते हैं। फिल्म उद्योगों में चौथाई शताब्दी से अधिक समय तक काम कर चुके कलाकार के रूप में मैं हर समय अपने आसपास बदलाव होते दिखता हूँ। यह सिर्फ एक समाप्त होती जा रही जीवन शैली के बारे में शिकायत नहीं है। यह इस संबंध में है कि किस प्रकार ऐसी बदलती प्रवृत्तियों ने हमारी मनोवृत्तियों और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। परिवर्तन वास्तव में जीवन का एक रूप है, फिर भी परिवर्तन को सिर्फ परिवर्तन के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परिवर्तन का हर पक्ष प्रगतिशील होना जरूरी नहीं है। कुछ पक्ष प्रतिगामी हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन के दौरान विषय के मूल तत्व को समझना और यह निर्णय लेना कि परिवर्तन बेहतरी के लिए है या नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। हम सनातन सत्य, मूल्यों और गुणों को प्रगति की बेदी पर कुर्बान नहीं कर सकते। जैसे कि कहावत है, हमें जल्दी करना चाहिए मगर धीरे धीरे। भय हमारी इंद्रियों को सुन्न कर देता है। यह विचित्र लग सकता है, परंतु कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं उसे दर्ज नहीं करती, या हमारे कानों में जो आवाजें आती हैं वह उन्हें नहीं सुनते। हमारे इंद्रिय जन्य बोध में बहुत सी आश्चर्यजनक बातें और विरोधाभास हैं, जिन्हें हम जैसे बड़े बड़े होने लगते हैं उन्हें समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक मत होने के लिए एक ही घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी वर्णनों की उम्मीद करेंगे, परंतु किसी आपराधिक जांचकर्ता से बात करें तो आप उस समय अंदर से दंग रह जाएंगे जो सदमे की स्थिति में ऐसा प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों में उभरता है। यह पाया गया है कि लूटपाट का शिकार व्यक्ति आमतौर पर खुद पर हमला करने वाले व्यक्ति को वास्तविकता से अधिक बलशाली और डरावना समझता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ित का मस्तिष्क
घटना के घटित होने के दौरान ही भय के कारण उस तरह के दृश्य प्रस्तुत कर देता है और उसकी आंखों की पुतलियों के माध्यम से देखी जा रही छवियों को दबा देता है। वह ऐसा समय होता है जब उसकी आंखों में देखी जा रही सच्चाई को उसके मस्तिष्क द्वारा पीछे धकेल लिया जाता है। इसी प्रकार किसी भूकंप को महसूस करने वाले लोगों को अपना अनुभव इतना अधिक खौफनाक लगता है, जबकि वास्तव में वह उतना भयावह नहीं होता। यह समझा जा सकता है कि सदमे की स्थितियों में अवलोकन की मानवीय शक्ति संदिग्ध हो जाती है, परंतु निराशाजनक पक्ष यह है कि कई मामलों में सामान्य काल में भी हमारी अवलोकन शक्तियां लंबे समय के लिए अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं और जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। सच्चाई यह है कि किसी के द्वारा पूछे गए एक सामान्य प्रश्न का हम अलग अलग समय पर अलग अलग जवाब देंगे, जो हमारी उस समय की मानसिकता पर और इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस संकेत का क्या अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भी वजह से अपने बेटे से बहुत परेशान हैं, चाहे वह आपके वॉक से लौटने पर आपका हालचाल भी पूछे, तो आप गुस्से में फट पड़ेंगे और शायद उससे कहेंगे कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रश्न का अच्छे समय में आप काफी गर्माहट और स्नेह से जवाब देंगे। आपकी प्रतिक्रिया में यह अंतर क्यों है? इसका उत्तर आप में ही निहित है। पहले उदाहरण में परेशान होंगे कि आपकी मानसिक स्थिति से नकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया और यह हमारी सभी प्रतिक्रियाओं पर लागू होता है। वे उस समय हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करती हैं। ऐसे व्यवहार की अनुपयुक्तता को देखने के लिए किसी महान अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। हमें संकल्प करना चाहिए कि हमें ऐसे व्यवहार को बदलने और संशोधित करने की जरूरत है। हमारी प्रत्येक प्रतिक्रिया उस समय की हमारी मानसिक अवस्था से स्वतंत्र और अपने बलबूते पर होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके होने वाले लाभ तो स्पष्ट हैं। हमारी प्रतिक्रिया से हमें खुद भी लाभ होगा। शुरुआत के लिए हमें गलत नहीं समझा जाएगा, ना ही हमें प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि यदि आपके आसपास के लोग जान जाएंगे कि आपका मूड समय के साथ बदलता है, तो वे आपका लाभ उठा सकते हैं। भय को जाने दें। हम सब स्वीकार करते हैं कि हमें अपने तरीके, अपने दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया और वास्तव में अपने अस्तित्व का पूरा सांचा ही बदलने की जरूरत है। और हम यह भी जानते हैं कि समस्या तथा उनके समाधान सभी हमारे भीतर ही निहित है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि जब तक हम अपने अंदर और अपने आप के साथ सहज ना हो, हम बाहरी दुनिया के साथ सहज नहीं हो सकते। हालांकि मैंने अक्सर पाया है कि अपने अंतःकरण की खोज में बाहरी दुनिया के तत्वों को ध्यान में नहीं रखा जाता। पहाड़ों पर जाकर ध्यान मनन करना, वहां पवित्र जीवन बिताना और नकारात्मक विचारों को दूर कर देना अपेक्षाकृत आसान है। हमारे शहरों की भीड़ भाड़ में रहना, भीड़ भरी बसों और ट्रेनों में काम पर जाना, अकड़ू बॉसों को सहना, हमेशा अपेक्षा करने वाले बच्चों को संभालना और फिर भी अपना मन शांत रखना अधिक मुश्किल है। ऐसी स्थिति में उत्तेजना आमतौर पर बाहरी चीजों से आती है। ऐसी पृष्ठभूमि में मैंने ध्यान दिया है कि कई लोग जो शांत स्थानों पर जाकर विविध प्रकार की आत्म सहायक तकनीकों का अभ्यास करते हैं और खुद में सकारात्मकता पाते हैं, अक्सर घर लौटते ही, जहां पर जीवन की असली समस्याएं हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं। वे इसी प्रकार के लोगों के समूह बनाते हैं, लेकिन सकारात्मकता की वही भावना फिर नहीं आ पाती। मेरे विचार से ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने भीतर पहुंचने की कोशिश में हम अपने बाहरी तत्व नहीं छोड़ पाते और हम ऐसा उन्हें पूरी तरह जीते हुए फिर उनसे आगे निकलते हुए ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए उभरती हैं क्योंकि हम डरते हैं।
बेवकूफ दिखने से, हास्य का पात्र बनने से, अज्ञानी पाए जाने से, अच्छा ना बोल पाने से, अच्छा ना नाच पाने से, अपना अतीत सामने आ जाने से और ऐसी बहुत सी बातों से। इसलिए हम लगातार अपने आप से नाखुश रहते हैं और अपनी ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। वास्तव में हम सामाजिक आर्थिक स्तर पर जितना ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारी छवि उतनी ही दिखावटी और गंभीर और हास्यास्पद हो जाती है। उस छवि को नष्ट करना और अपने आप को असली रूप में स्वीकार करना सीखना जरूरी है। अपनी सारी उत्तेजनाओं, कमियों, त्रुटियों के साथ खुश रहना सीखें, तो जल्दी ही आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। जोर से हंसें, क्रोधित हों, डांस करना सीखें और गिरें और अपनी असहजता से मुक्ति पाएं, सहज रहें और मूर्ख बनना सीखें। आप बेहतर महसूस करेंगे। याद रखें, अपने अंतःकरण की यात्रा बाहर से ही शुरू हो सकती है, असली समस्या वहीं है। प्रसन्नता प्रेरणादायी है। मई 2011 में गजरा कोठारी की पुस्तक ब्रोकन मॉलिडेस को लॉन्च करने के लिए दिल्ली आया। वह एक टूटे परिवार में पलने वाली एक लड़की की कहानी है जो मुश्किल समय से गुजर रही है और उसके पास आशा और विश्वास के सिवा कुछ नहीं है। मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मुझे लगा कि उसके चरित्रों को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है और उपन्यास में एक सिनेमाई विशेषता है। इस पुस्तक में कुछ खुशी के पल भी हैं और साथ ही बहुत से दुखद प्रसंग भी। यह गिलास के आधा खाली या आधा भरे होने का आदर्श उदाहरण है। आप उसे जैसा देखने चाहें, जबकि कुछ लोगों ने महसूस किया कि दुख या त्रासदी सिर्फ साहित्य में नहीं बल्कि जीवन में भी अधिक स्वाभाविक है। अन्य लोगों का मानना है इससे अलग था। मैं इस कार्यक्रम और चर्चा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय पर मेरा बहुत पक्का मत है। मैंने इस विश्वास में बहुत सी जिंदगियों को विकृत होते देखा है और दुख यथार्थ है और जीवन में अन्य सारा कुछ कृत्रिम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं बहुत से ऐसे युवा और प्रतिभाशाली लोगों को जानता हूँ या उनके बारे में सुना है जिन्होंने यथार्थ को, जो उनके ख्याल से उनके जीवन में नहीं था, महसूस करने के लिए अपने आप को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की। कुछ ने अपने आरामदेह जीवन को छोड़ते हुए ऐसा किया, किसी ने कुछ धार्मिक परंपरा को अपनाते हुए, कुछ न एक विकृत यथार्थ की भावना देने वाले पदार्थ को सेवन करते हुए। वास्तव में यह दुखद और विडंबनापूर्ण है क्योंकि निराशा और दुख में कोई महान गुण या सच्चाई नहीं तलाशी की जा सकती। उदासी या अवसाद की छाया हमें छोटा महसूस कराती है। वह हमें कमतर बनाते हुए अपने अंदर सिकुड़ने के लिए बाध्य करती है। मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसे समझ पाएंगे जब आप वह हर लम्हा याद करेंगे, जब थिएटर या सिनेमा हॉल में कोई दुखद दृश्य देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप किस तरह चुपके से आंसू पोंछ लेते हैं। आप अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने नहीं लाते क्योंकि दुख बहुत निजी होता है। लोग सार्वजनिक रूप से दुखी नहीं होते। इसके विपरीत, क्या आपको कभी अपना या किसी और का चुपचाप हंसना या उसे दबाने की कोशिश करना याद है? कभी नहीं। वह इसलिए क्योंकि हंसी प्रबल, संक्रामक और उन्मुक्त होती है। आपको उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। उदासी के विपरीत हंसी प्रेरित करती है और आखिर में आपको एक अच्छी अनुभूति देती है। सभी सेल्फ कोचिंग कार्यक्रम में सिर्फ उन लाफ्टर क्लबों की बात नहीं कर रहा जो दुनिया भर में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं, हास्य को महत्व देते हैं। और अब तो मेडिकल साइंस का भी कहना है कि हंसी सबसे अच्छी औषधि है। कहा जाता है कि बच्चे दिन में लगभग 300 बार हंसते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम गंभीर दिखना चाहते हैं, इसलिए हम दिन में सिर्फ 20 बार हंसते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि हम कब्ज से पीड़ित दिखते हैं और महसूस करते हैं। इस विचार को त्याग दें कि जीवन को समझने के लिए आपका दुखी होना जरूरी है। जीवन में खुश रहना चाहिए, इसलिए हमें उम्मीद और साहस से जिएं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास दुखी होने के वास्तविक कारण हैं।
राहत की सांस लें कि आप उनमें से नहीं हैं। अपने आप को खोजें। हम अपने आसपास के जीवन से या तो प्रेरित हो सकते हैं या निराश हो सकते हैं। शिमला में मेरे बड़े होने के दौरान अधिकतर लोग वहां मध्य वर्ग के या निम्न मध्य वर्ग के थे। मुझे यकीन है कि बड़े लोग का समय यह अनुभव आप में से अधिकतर लोगों ने भी किया होगा। संपन्नता का सिर्फ एहसास होता है, वह खुलेआम नहीं दिखता था। इसलिए गांधीवादी जीवन बिताना अधिक मुश्किल नहीं था, वास्तव में कोई और विकल्प ही नहीं था। आज के समय में जीवन भिन्न है, एक नई दिखावटी प्रवृत्ति हावी हो गई है। अब अपने पैसे का दिखावा करना, ब्रांड के पीछे भागना और एक आरामदायक जीवन शैली अपनाना अधिक फैशनेबल हो गया है। यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी बाजार में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का भंडार उन पर भी वे सारी चीजें खरीदने का दबाव डालता है। इसलिए हम लगातार ढेर सारे पैसे को देखकर आहत होते हैं, जो हमारे अंदर ईर्ष्या, इच्छा और कमी की भावना उत्पन्न करते हैं, जो हम पर अपने चारों ओर दिख रही कामयाबी का अनुकरण करने के लिए दबाव डालती है। इस तरह हम जो देखते हैं उससे निराश होते हैं। इससे हम कोई दृष्टिकोण अपनाने और किसी अन्य व्यक्ति की कामयाब जीवन शैली का अनुकरण करना तथा साथ ही किसी और का व्यक्तित्व अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। हमारे जीवन में काफी दुखों का कारण इसी में निहित है। वास्तविक सफलता के पर्वत पर चढ़ाई करने से अपने आप को और अपनी सीमाओं को समझना आवश्यक है। अपने आप को ना समझते हुए हम अपने अंदर काफी अव्यवस्था और अप्रसन्नता उत्पन्न कर लेते हैं। अगर मैं मान लूं मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, लेकिन मुझे रंग की कोई पहचान ना हो, तो मैं बस अप्रसन्नता के बीज बो रहा हूँ। यदि मैं ग्लैमर पत्रिकाओं में नजर आने के लिए फिल्म निर्देशक बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहानी की कोई पहचान ना हो, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि वहां मेरी जगह नहीं है। यहाँ तक कि कम ग्लैमरस व्यवसायों में भी, जैसे पाक कला विशेषज्ञ के काम में, यदि आप किचन की गर्मी नहीं सह सकते तो आपका उस क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है। सार यह है कि हम आईने रखते हुए जितनी जल्दी अपनी सीमाएं जान लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते या अपना सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं, तभी हमारे जीवन में अप्रसन्नता पनपती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो उम्र के चौथे दशक में अब भी अपनी पहचान तलाश रहे हैं। वह वास्तव में दुखद है, क्योंकि 40 की उम्र में आदर्श रूप से ऐसी उम्र होती है जब उन्हें अपने करियर की चोटी के रास्ते पर होना चाहिए। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी सीमाओं से आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको किसी और व्यक्ति के सामने या सफलता की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों इंजीनियर हैं जिन्होंने मशीन बनाना छोड़कर फिल्में बनाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो उद्यमी बन गए हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप समय पर अपने आप को तलाशें और अपने दिल की बात सुने। जीवन से निराश नहीं बल्कि प्रेरित हों और प्रेरणा की उस चिंगारी के लिए अपने ही अंदर झांके, उसे कहीं और से उधार न ले। अपने रिश्तों का महत्व पहचानें। बहुत से लोग कई गलतफहमियों में जीवन गुजार देते हैं। उनमें से एक यह है कि हम बहुत अक्लमंद लोग हैं। दूसरा यह है कि हम एक दूसरे से स्वतंत्र होकर रह सकते हैं। आईफोन और इंटरनेट जैसी उपभोक्ता वस्तुओं और आविष्कारों के इस युग में यह दूसरा विचार खासकर लोकप्रिय हो रहा, इन चीजों ने सफलतापूर्वक हमें अपने मित्रों, परिवार और वस्तुतः समाज की भौतिक उपस्थितियों से दूर कर दिया है। मैंने अपने बढ़ते सामाजिक अलगाव की बात पहले भी कही है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे अलगाव और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार संबंधी अध्ययन विशेषज्ञों के निष्कर्षों के बारे में लिखना चाहता हूँ। ये रिश्ते हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें पैसा भी शामिल है। कुछ ने खुशहाल रिश्तों के मूल्य को भी आंका है। एक अध्ययन के मुताबिक
एक खुशहाल पति पत्नी संबंध 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 50 लाख रुपए के बराबर है। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन साथी, अपने भाई बहनों, अपनी बेटी बेटियों, अपने रिश्तों की स्थिति जानते हैं? क्या हम अपने रिश्तों का महत्व जानते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम आमतौर पर, जो कि हमारे मनुष्य होने के कारण स्वाभाविक है, रिश्तों में विकास को लेकर बहुत चिंता नहीं करते जब तक कि वे बिगड़ ना जाएं, और फिर बहुधा हम हद पार करने और रिश्ते को तनावपूर्ण बनाने को दोष दूसरे पक्ष पर डाल देते हैं। हमारे पास जो होता है हम उसे बरकरार नहीं रखते। फिर भी अगर आप अपने आसपास किसी से भी बात करें तो आपको पता लगेगा कि तनावपूर्ण रिश्ते सबसे आम चिंताजनक विषय होते हैं। कुछ सप्ताह पहले मैं भारत के एक प्रमुख प्रबंधन और जीवन कौशल काउंसलर से मिला, जो शायद विभिन्न विषयों में 2 राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ाने वाले एकमात्र प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार वह प्रबंधन के किसी पहलू पर वरिष्ठ बैंकरों के लिए कार्यशाला आयोजित कर रहे थे। 15 मिनट के भीतर बैंकर उनसे सिर्फ एक विषय पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे, रिश्तों पर। नेतृत्व के बारे में नहीं, अपनी कार्य शक्ति को प्रोत्साहित करने के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि रिश्तों को विकसित कैसे किया जाए और उन्हें सुधारा कैसे जाए। गौर करने वाली बात यह है कि चाहे हम जानते नहीं या फिर परवाह नहीं करते, लेकिन हम संबंधों के लिए ही जीते हैं। हम अपने परिवारों को बेहतर रहन सहन देने के लिए काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन यदि हमारा परिवार भावनात्मक रूप से हमारे करीब नहीं है, तो इन सब का क्या लाभ? मैंने एक परिवार प्रमुख देखे हैं जो बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन जब टूट जाते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि उनके बच्चों से प्यार नहीं करते। मैंने ऐसी माताएं देखी हैं जो अपनी पसंद से शादी करने को लेकर अपनी बेटियों से नाराज होती हैं, लेकिन जब वह बेटी के बड़े होने के दौरान उसके साथ अपने जुड़ाव को याद करती हैं तो रो पड़ती हैं। यहाँ पर मैं एक रेकी गुरुओं से उदाहरण लेना चाहूंगा, जो प्रतिदिन अपने प्रत्येक रिश्ते को सावधानी से आंकते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि वह रिश्ता अब तक जीवित है। रेकी का सिद्धांत है, आज के लिए जियो, क्रोधित ना हो, चिंता ना करो, आभारी हो, मेहनत करो और दूसरों के प्रति कृपालु रहो। यह भीतरी परिवर्तन का मूलभूत तत्व है। अलग अलग लोक संगीत के लिए अलग अलग थाप। जीवन का सौंदर्य यह है कि हम सब महसूस करते हैं कि हम एक जैसे हैं, फिर भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। हालांकि शेष मानव जाति के साथ आपनापा महसूस करना, हम सबके एक होने का एहसास एक अच्छी तरह भावना हो सकती है, लेकिन कभी कभार यह एहसास करना आवश्यक होता है कि हम सभी कई रूपों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कई लाइफ कोचिंग कार्यक्रमों की कमजोरी यह होती है कि वे सभी को एक तराजू में तौलते हैं। यह बात सच्चाई से परे है। यही वजह है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग कार्यक्रम आजमाते हैं। कुछ लोग एक तरह के कार्यक्रम से लाभ मिलता है और कुछ को दूसरे तरह के कार्यक्रम से, परंतु इस प्रतिक्रिया में लोग ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सफल होने का आत्मविश्वास खो बैठते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि वे बदलने में असमर्थ हैं। हम सभी को यह सच्चाई मान लेनी चाहिए कि इस धरती पर हर कोई अलग है, हम सभी को भिन्न बनाया गया है और यह एक प्रामाणिक मौलिक सत्य है। इसी प्रकार हम सभी की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इसीलिए एक ही उपचार को हम सबको स्वस्थ नहीं कर सकता। अब खुद मेडिकल साइंस मानने लगा है कि अलग अलग दवाएं अलग अलग लोगों पर भिन्न रूप में काम करती हैं। मूलभूत स्तर पर देखें तो यह स्थापित हो चुका है कि किसी भी दवा की सही खुराक पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। इसलिए हमें अलग अलग लोक संगीत के लिए अलग अलग थाप की जरूरत होती है। कई लोगों को लाइफ कोचिंग कार्यक्रमों की तुलना डाइटिंग से करने पर यह मूलभूत सच्चाई तत्काल समझ आ जाएगी। बहुत से डाइटिंग कार्यक्रम हैं, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है, हर डाइट कार्यक्रम पर किसी कारगर नहीं होता।
हर व्यक्ति को भिन्न भोजन प्लान की जरूरत होती है और वह प्लान भी समय के साथ बदलता रहता है। तो हम ऐसा प्लान कैसे चुने जो हमारी जरूरतों के हिसाब से हो? उत्तर बहुत हद तक अपने आप में है, और प्रतीकों की भाषा में कहें तो आपको शुरुआत आईने में अपने आप को देखते हुए करनी चाहिए। आपकी विशेषताओं और अपनी समस्याओं के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें। फिर विभिन्न कार्यक्रमों में अपनाई जाने वाली विधियों की तुलना करें। अगर आपका स्वभाव गुस्सैल है और गुस्से पर नियंत्रण ना कर पाना आपकी समस्या है, तो आपको शायद ऐसे कोर्स की जरूरत है जो आपके दबे हुए गुस्से को बाहर निकालना सिखाए। बाद में आपको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको क्रोध दिलाती है। फिर उन उत्तेजकों चीजों से प्रभावित ना होना सीखना होगा। अपनी बेचैनियों को शांत करने के लिए ध्यान का कार्यक्रम निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, परंतु वही कोर्स ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मददगार नहीं होगा जिसका व्यक्तित्व डब्बू प्रकार का है। उसे किसी और चीज की जरूरत है जो उसमें आत्मविश्वास भरे और उसे घेरे रखने वाली शंकाओं के लिए खुद को योग्य साबित कर पाए या नहीं। निरंतर भय को समाप्त करे, उसके लिए अपने भीतर जाकर चुपचाप मनन करना मददगार नहीं होगा, जितना कि समूह में अभ्यास करना जो उसे अपने खोल से बाहर आने में मदद करेगा। इसलिए अपनी ओर देखें और बिना सोचे समझे किसी भी कोर्स में कूद पड़ने से पहले यह फैसला करें कि आप क्या हैं और आपको किस चीज की जरूरत है। मोह बंधन से मुक्त हों। हम सभी लोगों, चीजों, स्थानों और संबंधों से चिपके रहना पसंद करते हैं। यह निश्चित रूप से एक अच्छा गुण है और इसके लिए बहुत सी अच्छी बातें सही जाती हैं, जैसे कि संवेदनशील होना। वाकई मूर्खतापूर्ण संवेदनशील यानी सेंटिमेंटल फूल होना भी अच्छी बात है। यह असंवेदनशील या भावनाहीन होने से कहीं बेहतर है। लेकिन यह भी सच है कि हमारे सामने बहुत सी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम चीजों को उनकी एक्सपायरी डेट के बाद भी नहीं छोड़ते। चलिए सबसे आरंभिक रिश्ते की बात करते हैं जो एक माँ है और उनके बच्चों के बीच होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बंधन है क्योंकि कोई भी बच्चा अपने जीवन के शुरुआती समय में अपनी माता के बिना जीवित रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। उसे सिर्फ पोषण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बच्चे को शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूपों में लगातार गर्माहट, देखभाल और आलिंगन की जरूरत होती है। बेहतरीन यूरोपीय अनाथालयों में मातृविहीन शिशुओं पर एक अध्ययन से पता चला कि उत्तम पोषण के बावजूद मां के साथ रहने वाले शिशुओं की उपेक्षा उनमें मृत्यु दर अधिक थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज की कमी थी वह शरीर की गर्माहट और आलिंगनों की। लेकिन इस रिश्ते में भी एक एक्सपायरी डेट है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है, यह मोह का बंधन धीरे धीरे ढीला करना चाहिए, वरना हमें हर बात के लिए माँ पर आश्रित पुत्र और पिता पर आश्रित पुत्रियां देखने को मिलेंगी। माता पिता को धीरे धीरे अपने बच्चों के जीवन को नियंत्रण करना छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता पर अति निर्भरता युवा वयस्कों में एक अपूर्ण व्यक्तित्व तथा भावनात्मक समायोजक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। वह शुरू में उनके जीवन साथी और बाद में उनके परिवारों के लिए समस्या पैदा करती हैं। इसलिए इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने का तरीका यह है कि माता पिता अपने बच्चों के किशोर होने पर उनसे चिपकना छोड़ दें। हम और कुछ चीजों से भी अनावश्यक रूप से जुड़े रहते हैं, जैसे अपनी नौकरी से, जबकि हम उसमें नाखुश होते हैं, और उन रिश्तों से जो आगे बढ़ चुके हैं। मैंने ध्यान दिया है कि कई बार लोग ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जिसमें उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता। वह उनके योग्य नहीं रहती या उनके बॉस चिड़चिड़े होते, कारण जो भी हो। यदि हर सुबह शाम काम पर जाने की बात मन में अवसाद को प्रेरित करती है, तो यह कोई और नौकरी ढूंढने और आगे बढ़ जाने का समय है। दुख में जीने का कोई अर्थ नहीं है। जो बात नौकरियों पर लागू होती है वह उन रिश्तों पर भी लागू होती है जो सफल नहीं हो रहे। आगे बढ़ना, विकास करना है, वह कोई हार नहीं है।
हम लोगों या चीजों से जुड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जिस चीज से अच्छी तरह परिचित होते हैं उसी के साथ रहना पसंद करते हैं और अनजाने में परिवर्तन से डरते हैं। और हर बढ़ते वर्ष के साथ वह अनिच्छा और भी मजबूत हो जाती है। विकल्प दिए जाने पर हम परिचित स्थानों पर जाना और परिचित लोगों से मिलना पसंद करेंगे। लेकिन सफलता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, परिचित चीजों से चिपके रहना बंद करें और अप्रत्याशित के लिए खुद को मजबूत करें, क्योंकि वही जागरूक होने और जीवन का एकमात्र रास्ता है। विफलता में सफलता निहित है। मैंने पहले के अध्यायों में विफलता का सामना करने के लिए विषय पर संक्षेप में रोशनी डाली है। हर साल मई जून में जब स्कूलों में बोर्ड और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे आते हैं, हमें उनमें असफल होने वाले कुछ विद्यार्थियों में घोर निराशा, यहाँ तक कि आत्महत्या की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। मेरे विचार से यह एक गंभीर चर्चा का विषय है। मैं जिस मुख्य बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह यह है कि हमें विफलता को अपनी अवधारणा में बदलना चाहिए। विफलता को स्थायी रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, वह अस्थायी है। उसे विफलता ना कहें, उसे एक विपत्ति या विघ्न कहें। विपत्ति को नकारात्मक रूप में ना लें, उसे सकारात्मक रूप में देखें, जो आपकी कुछ जरूरी पाठ पढ़ा सकती है। यदि आप विफलता को एक विपत्ति के रूप में देखने में सफल हो गए तो आप उसे सड़क के अंत यानी सारी उम्मीदों को खत्म होना नहीं मानेंगे, बल्कि आप उसे सड़क के एक मोड़ के रूप में देखेंगे जो आपको और चौड़े रास्तों की ओर ले जा सकती है। किशोरावस्था में आपकी विपत्तियां कम से कम वर्ष के इस समय काफी हद तक शैक्षिक होती हैं। आपसे और उससे भी महत्वपूर्ण आपके माता पिता में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। किसी भी क्षेत्र, चाहे वह खेल हो या चित्रकला या व्यवसाय या राजनीति या परफॉर्मिंग आर्ट के शिखर पर स्थिति किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए। क्या वह व्यक्ति पढ़ाई में भी अव्वल था? इसका उत्तर लगभग 100% ना में होगा। तो यदि बेहतरीन लोग शैक्षिक रूप में अव्वल लोग नहीं है, तो एक संकट आपके करियर का एक बंद अध्याय कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत सशक्त उदाहरण देता हूँ जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है, लेकिन इंटरनेट के इस दौर में एक पल में जांचा जा सकता है बिना किसी बहस के। पिछली सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिनके गुण सिद्धांतों को अब जांचा जा रहा है। और क्या आप जानते हैं, वह 16 वर्ष की आयु में ज्यूरिच में प्रसिद्ध स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा में अपने पहले प्रयास में विफल हो गए थे। फिर भी अंत में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसी प्रकार आप स्कॉटलैंड के महान राजा रॉबर्ट द ब्रूस की कहानी भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो 6 लड़ाइयों में अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में विफल रहने के बाद एक मकड़ी को देखकर प्रेरित हुए थे। अपने 7वें प्रयास में वे सफल रहे। संकट को भले ही आज भी प्रतिस्पर्धी वातावरण में शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि संकट हर क्षेत्र में आता है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे व्यवसाय में, हमारे रिश्तों में और ऐसे ही कई अन्य क्षेत्रों में। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने संकटों का विश्लेषण करना सीखें और उनसे डरें नहीं। हम जो भी निर्णय लेते हैं उनकी कामयाबी और नाकामयाबी की 50-50% संभावना होती है, फिर भी हम सभी को निर्णय लेने होते हैं। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि सफलता का मार्ग हमेशा गलतियों और विपत्तियों से भरा होगा। कामयाब लोगों को और कामयाब लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यही होता है कि उनमें अपने संकटों से सीखने की इच्छा कितनी है। इसलिए विफलता या विपत्तियों से ना घबराएं, जैसा कि आइंस्टाइन और किंग रॉबर्ट के मामले में हुआ। अक्सर विफलता में सफलता के बीच छिपे होते हैं। जैसा कि कहावत है, महानता कभी असफल ना होने में नहीं, बल्कि प्रत्येक सफलता के बाद उठ खड़े होने में निहित है। मित्रता को समय और स्पेस दें। मुझे बताओ कि तुम्हारे मित्र कौन है और मैं बता दूंगा तुम क्या हो। एक पुरानी कहावत है, यह बेवजह नहीं है, क्योंकि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसका बंधन सबको मजबूत और साथ ही सबसे कमजोर होता है।
अगर इस रिश्ते से जुड़ी वफादारी की कई अविश्वसनीय कहानियां हैं, तो उसके दुगने वे हैं जो निराशा पर खत्म हुई हैं। यदि लोगों ने दोस्ती पर रियासतें कुर्बान कर दी हैं, तो उन्होंने पैसे के लिए अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात भी किया है। यही वजह है कि मित्रता सबसे अनोखे रिश्तों में से एक है। यह सच है कि मित्रों और मित्रता के कई रूप होते हैं। मैं कार्यालयों में या सामाजिक संपर्क में या पड़ोस में जुड़ने वाले रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये संबंध सुविधाजनक रूप से स्थान से जुड़े होते हैं और जब हम अपनी नौकरी या आवास बदलते हैं तो वे भी बदल जाते हैं। मैं जिन रिश्तों की बात कर रहा हूँ, वे शुरुआती वर्षों में विश्वास और मासूमियत की उम्र में और छल कपट, लालच तथा सौदेबाजी की दुनिया से परिचय होने से पहले बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मित्रता कोई आसान रिश्ता है। वास्तव में ऐसी मित्रता बहुत कम होती है जो दशकों तक और हमारे जीवन में सारे उतार चढ़ावों के बीच चलती है। मित्रता हमेशा कायम क्यों नहीं रहती? इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु अधिकांशतः वे रिश्ते असमानता की भावना पर केंद्रित होते हैं, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर कम ध्यान देता है। लोगों को दोस्ती रखना तब आसान लगता है जब दोनों लगातार एक ही सामाजिक आर्थिक स्तर पर बने रहें, बजाय इसके कि एक की किस्मत जोरदार पलटा खाए और दोनों के स्तर में भिन्नता आ जाए। आमतौर पर लोग अपनी असफलता के दिनों में गरीबी के दिनों को याद नहीं करना चाहते। दुर्भाग्यवश वे अपना नुकसान नहीं देख पाते। इसके विपरीत मैं खुशकिस्मत हूं कि शिमला में जाने वाले स्कूली दिनों में मित्र विजय सहगल के साथ अपनी नजदीकी और स्थायी मित्रता बरकरार रख पाया, जबकि हमारे शहर, रुचियां और पेशे अलग अलग हैं। और मेरे ख्याल से यह मेरा लाभ है, क्योंकि कभी कभार मेरी सबसे सख्त आलोचना करने वाले विजय ने हमेशा वास्तविकता के साथ जुड़े रहने में मेरी मदद की है। यह एक असली मित्रता का लाभ है। मित्रता के समय के साथ खत्म होने की एक और वजह है, एक पक्ष की ओर से बहुत सारी उम्मीदें और दूसरे पक्ष के पूरे नहीं कर पाता। समय के साथ उम्मीदों में असमानता की यह भावना एक ऐसी दरार बना देती है जिसे पाटना असंभव हो जाता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनके मित्र उनकी वफादारी के बारे में अधिक चौकन्ने हो जाते हैं तो दरार उभरने लगती है। मैं सावधान होने के कारण आधार पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। शायद परिस्थितियां बदल जाती हैं, शादी और बच्चे जैसी नई प्राथमिकताएं आ जाती हैं, परंतु ऐसे बदलावों को उसमें शामिल करने की जरूरत होती है। सभी युवा दोस्तों को मेरी सलाह है कि मित्रता को बोझिल ना बनाएं, उसकी कद्र करें और अपने मित्रों से बहुत अधिक उम्मीद ना करें। आपकी उम्मीदों को बोझ कभी कभी उसे तोड़ सकता है। समय के साथ अपनी मित्रता को अपना वजन और स्तर खुद खोजने दें। परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन भले ही एक लोकप्रिय उपाय है, लेकिन हम सभी परिवर्तन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ तक कि पुरुषों और स्त्रियों की सोच में भी फर्क होता है। कुछ परिवर्तन को एक ज्ञानवर्धक अनुभव के रूप में देखते हैं और उसे कोई नया काम सीखने की तरह एक चुनौती के रूप में ले लेते हैं। कुछ उससे डरते हैं, मानो वह कोई नई प्रौद्योगिकी है जिसका दोहन किया जाना है। कुछ अन्य महसूस ही नहीं करते कि उन्हें किसी बदलाव की जरूरत भी है। यदि आप इसे कमियां एक अन्य दृष्टिकोण से देखें, तो हम में से कई लोग जानते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, क्या नहीं, कई नहीं जानते। और दुखद बात यह है कि मार्गदर्शन के बावजूद शेष लोग यह स्वीकार करने की तैयारी नहीं होते कि उनके व्यवहार में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि आप किसी व्यक्ति के व्यवहार का कोई भी पक्ष बदल नहीं सकते जब तक कि वह व्यक्ति अपनी कमी स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो और फिर बदलने का प्रयास ना करे। यह अनुभव जन्य बात है कि महिलाएं, विशेषकर भारतीय वातावरण में, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की अधिक इच्छुक होती हैं और इसलिए वे परिवर्तन को सहज रूप में ले लेती हैं। इसकी एक वजह मेरे ख्याल से यह है कि लड़कियों को बचपन से ही अपने परिवार के अन्य लोगों के बारे में सोचना
और अपने आप को आखिर में रखना सिखाया जाता है। रूढ़िवादी परिवारों में उन्हें इस बात का प्रशिक्षण तक दिया जाता है कि उन्हें अपने भावी ससुराल वालों की सेवा कैसे करनी है और ससुराल में कैसे सबका दिल जीतना है। फिर विवाह के बाद एक लड़की को बिल्कुल नए रिश्तेदारों के साथ रहना होता है और अपनी परिस्थितियों से जूझना तथा उसमें ढलना होता है। ऐसी किसी अनुकूल क्षमता की उम्मीद पुरुषों से नहीं की जाती, इसलिए वे परिवर्तन के प्रति अधिक अनिच्छुक होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पूरे वयस्क जीवन में किसी भी क्षमा याचना नहीं की, क्योंकि वे दृढ़ता से मानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलती नहीं की और अपनी भ्रामक वास्तविकता में जीते हुए वे अपने प्रियजनों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग कभी कोई सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि अपनी कमियों पर विचार करने की बजाय वे खुशी खुशी सारा दोष अपने माता पिता, बाद में जीवन साथी, आखिर में अपने बच्चों पर डाल देते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग लगभग हमेशा पुरुष होते हैं। इसका अर्थ यह कहना नहीं है कि पुरुषहीन होते हैं, सिर्फ यह है कि महिलाओं की अपेक्षा वे परिवर्तन के प्रति अधिक अनिच्छुक होते हैं। सच्चाई यह है कि स्त्रियों का मस्तिष्क दो गोलार्धों के बीच तंत्र संबंधों में 30% अधिक दक्षता से कसा हुआ है, जो उन्हें कई काम एक साथ करने, जीवन का एक अधिक व्यापक चित्र आसानी से देखने और दूर की सोचने में बेहतर बनाता है। यह सब आदर्श माता पिता और पालन पोषण करने वाला बनाता है। परंतु पुरुषों का चूंकि गोलार्धों के बीच कम सूचना प्रभाव होता है, इसलिए वे जीवन के प्रति एक अधिक बटा हुआ दृष्टिकोण रखते हैं और दूर की सोचने की अपेक्षा वर्तमान मुद्दों के बारे में अधिक सोचते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के मस्तिष्कों में गुणों अवगुणों पर बहस करने की अपेक्षा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा कि हम जो हैं वह क्यों हैं। पुरुषों और स्त्रियों को एक दूसरे की जरूरतें समझनी चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि क्यों कुछ लोग परिवर्तन के साथ ढल जाते हैं जबकि अन्य ऐसा नहीं करते। जो आप आज कर रहे हैं उसे कल पर ना टालें। अपने मित्रों से पूछिए कि अब तक सबसे अधिक मेहनत बचाने वाली किस चीज का आविष्कार हुआ है, तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब मिलेंगे। पुरुष कह सकते हैं कि वह ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर या रोबोट है। महिलाओं का मानना हो सकता है कि वह वॉशिंग मशीन या प्लम्बिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पानी आपके घरों तक आता है। नहीं, वह इनमें से कोई नहीं है। वह एक शब्द है, कल। यह शब्द चीजों को टालने का एक बढ़िया बहाना है और कोई ऐसा काम ना करने का बहाना भी है। दुर्भाग्यवश यह उन विफलताओं का कारण भी है जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी नष्ट की है, जो अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाने में सफल नहीं हो सके। अपने क्षेत्र में मैं कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला हूँ जिनके पास बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कार्यान्वित ही नहीं किया और फिर कोई और श्रेय ले गया। जैसे कुछ समय पहले मैं लॉस एंजलिस के प्रतिभाशाली स्टैंड अप कॉमेडियन से मिला, जिन्होंने एक कॉमेडी टेलीविजन सीरीज के लिए बढ़िया चीज सोची, लेकिन 6 महीने तक उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया। किसी और ने उसे बारे में लिखा और चैनल को पेश किया। अब वह अमेरिका में एक टॉप रैंकिंग वाला टेलीविजन शो है। अब वह अपने आलस्य पर पछता रहा है। यदि आप स्थिति का विश्लेषण करें तो हमारे आने वाले कल के साथ समस्या एक विचार और उसके कार्यान्वयन के बीच की खाई की है। आलस्य की भावना हम में से बहुतों पर हावी हो जाती है। हर काम को दिनों पर टालते रहते हैं, फिर दिन महीने में बदल जाते हैं, फिर हमारा विचार की वर्षगांठ आ जाती है। हम में से कई इस खाई में गिरे हैं, लेकिन हम अपने से सबक सीखते हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग तब भी नहीं सीखते। यह समस्या खासकर किशोरों में होती है, जिन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती और वे मानते हैं कि समय पर काम करने की उम्मीद करके उनके माता पिता उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। जब वे नौकरी करना शुरू करते हैं तब जाकर वे इस आदत से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि किसी भी ऑफिस में काम में विलंबन को एक सीमा तक ही बर्दाश्त किया जाता है। परंतु बड़े पैमाने पर रचनात्मक क्षेत्र में इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो कोई समय सीमा नहीं होती।
आप कई लेखकों को पटकथाओं पर अंतहीन रूप से काम करते पाएंगे और कई संगीतकारों को एक महान धुन पर समय लगाते पाएंगे। समस्या यह है कि वे खुद को अपनी सीमाओं से आगे नहीं धकेल पाते। अपने अपने आम मामले में लगातार यात्राओं के कारण मैं अक्सर सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और खराब गले से पीड़ित रहता हूँ। फिर भी मैं खुद को प्रेरित करता हूँ और हर बार समय पर सेट पर पहुंचता हूँ। मैं कभी बहाना नहीं बनाता और अपने वादों को निभाता हूँ, जिससे मेरे मैनेजर को हैरत होती है। ऐसा करने वाला इस प्रोफेशन में मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं और यही कारण है कि वे सफल हैं। इसलिए अपने वादों को गंभीरता से लें और टाल मटोल न करें। हर रात अपनी समीक्षा करें और यह विश्लेषण करें कि क्या दिन में बिताया गया समय आप और अधिक उपयोगी ढंग से बिता सकते थे। और अंत में अपने साथ सख्ती से पेश आएं, क्योंकि इस अध्याय में सबसे अधिक लाभ आपको ही होगा। जीवन के शुरुआती सबक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। मानव मस्तिष्क के महत्वपूर्ण शोध के साथ भारत के महाकाव्य महाभारत का क्या संबंध है? इसका संबंध यह है कि किस प्रकार अपने मस्तिष्क की शुरुआती सूचनाओं को भूलना कठिन होता है। हमारे भावनात्मक मस्तिष्क का एक हिस्सा खास तौर पर दिलचस्प है, जहाँ पर हमारी अधिकांश भावनाएं रहती हैं, जिसे एमिगडल या मस्तिष्क खंड कहते हैं। एमिगडल के बारे में अद्भुत बात यह है कि वह जन्म से काफी पहले काम करना शुरू कर देता है। यह पाया गया है कि वह जन्म पूर्व चरण में भी भावनाओं और संवेदनाओं को संसाधित करता है और उससे भी महत्वपूर्ण उन्हें एकत्रित करता रहता है। अधिकतर भारतीयों के लिए जन्म पूर्व चरण में भी मस्तिष्क के जागृत रहने का यह ज्ञान हैरतनाक नहीं है, क्योंकि हम अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी जानते हैं। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह की घातक व्यूह संरचना को भेदना सीख लिया था। अब अर्जुन यह बात अपनी गर्भवती पत्नी को बता रहे थे, परंतु चूंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पुकार लिया और वह पूरी बात नहीं बता सके, अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य नहीं सीख पाया। दुखद रूप से जानकारी की इसी कमी ने बाद में उनकी जान ले ली। आजकल यूरोप में बहुत सी गर्भवती महिलाएं इस उम्मीद में अपने पेट पर ऑडियो हेडफोन रखते हुए अपने अजन्मे बच्चों को भाषा ज्ञान दे रही हैं कि वे जन्म के बाद कई भाषाओं के ज्ञाता होंगे। लेकिन अधिक गंभीरता से सोचें तो यह सच है कि यदि जीवन के इतने शुरुआती दौर में सीखे सबक भूलना कठिन है, तो उसी समय पनपे गुस्से, उदासी, अकेलेपन और कई अन्य नकारात्मक भावनाओं को भूलना भी उतना ही मुश्किल है। वे हमारे बाद के जीवन में अवरोधों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और हमें अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाने से रोकती हैं। ऐसी रुकावटों को हटाने में मदद करने के लिए मैं आपको एक अभ्यास बताना चाहता हूँ, जिसका मैं अक्सर सुझाव देता हूँ। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और गहरी तथा संतुलित सांसें लें। अपनी वर्तमान स्थिति, जिस कमरे में आप हैं, और अपने शरीर के बारे में सोचें। सांस लेते और छोड़ते समय अपने अंदर तक, अपने फेफड़ों तक जाएं। फिर 10 वर्ष पहले के समय में जाएं। अब आप कहाँ हैं? अपने आसपास की चीजों को समझें। एक पल रुके हों, हो सकता है आप अपने कॉलेज के मित्रों के साथ खेल रहे हों। और 10 वर्ष पीछे जाएं। अब आप कहाँ हैं? स्कूल में। क्या आप अपना खेल का मैदान, अपने सहपाठियों को देख सकते हैं? वो शरारतें याद कीजिए जो आप उनके साथ किया करते थे। शांत होकर और 10 वर्ष पीछे जाएं, जब आप शायद 5 वर्ष के थे। फिर से वहां की स्थितियों में अपने को रखें। अब अंत में उस समय तक जाएं जब आप अपनी माँ की कोख में थे। हल्की सी रोशनी है, आप गुनगुने पानी में तैर रहे हैं, आप पवित्र हैं। थोड़ी देर इस एहसास का आनंद लेने के बाद अब धीरे धीरे यह कल्पना करें कि आप जन्म ले रहे हैं, फिर से नए सिरे से, बिना किसी डर, क्रोध या तनाव की। इसे धीरे धीरे आराम से करें। फिर और आप धीरे धीरे बहुत सी नकारात्मक बाधाओं को दूर करने में सफल हो जाएंगे जो आपका रास्ता रोकते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझते हुए
13 जुलाई 2011 को हुए मुंबई बम विस्फोटों ने फिर से मौत की आकस्मिकता हमारे सामने ला दी। आकस्मिक सोच से जूझना सबसे अधिक मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आकस्मिकता और अंत दोनों का असर होता है। जब लंबे समय से बीमार किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की मृत्यु होती है तो हम नियति को अधिक सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। मृत्यु अपरिहार्य है और ऐसे मामलों में वह प्रत्याशित होती है, परंतु वह निश्चित रूप से अधिक कठिन होती है जब जीवन का क्रम ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। जब एक पिता अपने पुत्र के कंधों पर अंतिम यात्रा करने की बजाय अपने बेटे को अर्थी या कब्र तक ले जाता है। मृत्यु के समय निकट संबंधी को दिलासा देना बहुत मुश्किल होता है। शब्द बेमतलब हो जाते हैं और सिर्फ थोड़ी बहुत सांत्वना दे सकते हैं, परंतु एक सीमा तक ही। आखिरकार शोकाकुल लोगों के लिए यह दुख और अकेलेपन का सफर होता है। सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति की कमी महसूस कर सकती है जो अचानक उसे अकेला छोड़ जाता है। सिर्फ एक माँ ही अपने पहले बच्चे को खोने का दर्द समझ सकती है, चाहे वह जीवन में कितना ही अकुशल हो। मैंने आकस्मिक मृत्यु की बहुत सी प्रतिक्रियाएं देखी हैं। कुछ इतने सुन्न हो जाते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, कुछ मौन गरिमा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ अपने आप को संभाल नहीं पाते और फूट फूट कर रोते हैं। इसका कोई कट्टर नियम नहीं है। जिस प्रकार दुख में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, उसी प्रकार दुख का सामना करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अकेले रहना चाहते हैं, कई अवसाद में चले जाते हैं। आकस्मिक मृत्यु के दुख का सामना करने का शायद सबसे उत्तम उदाहरण मैंने पुणे के निकट महाजन परिवार में देखा है, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले अपने 22 वर्षीय पुत्र मैत्रेय को एक दुखद मोटर बाइक दुर्घटना में खो दिया था। मैत्रेय हमेशा से एक बाइकर बनना चाहता था और एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट था। उसकी स्क्रैप बुक आई लव टू राइड जैसे संदेशों से भरी हुई थी और उसमें पंखों के साथ बाइकों के स्केच थे। विडंबना देखिए कि उसने एक रंगीन ग्राफिक राइडर्स डॉट डाई पर भी काम किया था। स्वाभाविक रूप से महाजन परिवार उसकी मृत्यु से टूट गया, परंतु मैत्रेय के माता पिता विदुर और अपर्णा धीरे धीरे अपने दुख से उबरते रहे और अब उससे बाहर आ गए हैं। हाल में उनसे मिलने पर मैंने उनमें एक शांत धीरता देखी। विदुर ने इस दुख से उबरने में अपनी और अपने परिवार की मदद करने के लिए अपने पुत्र और इस हादसे पर मराठी में मैत्रेय जीवाची नामक एक किताब लिखी, जिसका अर्थ है जीवन भर के लिए मित्र। मैं एक ऐसे आकस्मिक मृत्यु के मामलों से एक जुड़ाव महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली यादगार भूमिका सारांश में एक सेवानिवृत्त स्कूल मास्टर बीबी प्रदान की थी, जो अमेरिका में अपने इकलौते बच्चे की मृत्यु से उबरने में अपनी पत्नी की मदद करता है। खोने का एहसास थोड़ा मध्यम हो जाने पर मेरे लिए एकमात्र तरीका यह समझना है कि इस दुनिया के मैत्रेय जैसे लोगों ने 22 वर्षों तक जीवन को भरपूर जिया। उसके माता पिता और मित्रों के लिए उतना समय उसके साथ बिताना एक अद्भुत अवसर था और वह अवसर उसके बिल्कुल भी ना होने से निश्चित रूप से बेहतर था। पुनश्च यह पुस्तक मेरे जीवन का ग्राफ दर्शाती है। इसमें वह जीवन कैद है जो मैंने जिया और अनुभव किया है, ना कि किसी किताब से हासिल जीवन। यह मेरी यात्रा, विफलता और सफलता सहित प्रत्येक चीज के प्रति मेरे दृष्टिकोण के बारे में है। बहुत से लोगों की सोच से विपरीत सफलता की अपेक्षा विफलता से जूझना अधिक आसान है। जब मैं पीछे की ओर देखता हूँ कि मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय के दौरान किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखा और अपना विवेक बरकरार रखा, तो मैं उसका श्रेय सिर्फ एक चीज को देता हूँ। वह है मेरा दृष्टिकोण। वह है कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ने का दृष्टिकोण है। मैं मानता था और अब भी मानता हूँ कि अगली कामयाबी हमेशा आसपास ही होती है। मेरे विचार से उम्मीद किसी के लिए भी जीवित करने का एकमात्र सबसे शक्तिशाली स्रोत होती है। उम्मीद समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है।
उम्मीद में अपने विश्वास से मैं खुद पर विश्वास करने लगा। अक्सर विशेष रूप से जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तब आत्मविश्वास का डगमगाना और कुछ समय के लिए दूसरे लोगों की सलाह से प्रभावित हो जाना आसान होता है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि हमें अपनी क्षमताओं और फोकस को फिर से मापना नहीं चाहिए, परंतु अपना लक्ष्य कभी नजरों से ओझल ना होने देना बहुत आवश्यक है। धुन और मेहनत ऐसे गुण हैं जो आगे चलकर काम आते हैं। डुलमुल रवैया नहीं रखना चाहिए। फिर भी हमें बदलना सीखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन की यात्रा में हमें कुछ पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं और नई अपनानी पड़ती हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ जो अभिनेता बनने से पहले था। ऊपर से मैं अपरिवर्तित दिख सकता हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। मेरे अंदर अब भी आशा की आग है, लेकिन आयु और अनुभव के साथ वह सौम्य हुई है। जब मैं परिवर्तन की बात करता हूँ, तो मैं यही नहीं कह रहा कि हम अपने परे जीवन जिन मूल्यों पर टिके रहे उन्हें छोड़ दें। मूल्यों जैसे कुछ पहलुओं पर दृढ़ रहते हुए हमारे अंदर परिवर्तन की अपरिहार्यता को स्वीकार करने का विवेक होना चाहिए, जिस प्रकार हम मौसम में बदलाव को स्वीकार करते हैं। आप में से कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि दृढ़ रहने और परिवर्तन को स्वीकार करने के बीच विरोधाभास है। यदि आपके इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि जीवन विरोधाभासों से भरपूर है। जब हम कम आयु के होते हैं, तो हम जीवन और लोगों को पूरी तरह काले या सफेद, यानी बुरे या अच्छे रूप में देखते हैं। बाद में जाकर हम समझ पाते हैं कि जीवन इन दोनों रंगों का मिश्रण है। अपने जीवन के सबसे बुरे समय के दौरान, जब मैं आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, मैंने कुछ पैसा कमाने के लिए एक नाटक करने का निर्णय किया। वह एक आत्मकथात्मक नाटक था जो मैंने जरूरत के चलते किया। मैंने अपने जीवन की विफलताओं को एक नए दृष्टिकोण से विनोद पूर्वक देखने के बारे में सोचा। दर्शकों को कुछ भी हो सकता है इसलिए मन पसंद आया क्योंकि वह आशा का संदेश देता है, और उन्हें देखते हुए मैंने अचानक महसूस किया कि मुझे एक दिव्य संदेश मिला है। मुझे अब विफलता का डर नहीं लग रहा था। मेरा नाटक कुछ भी हो सकता है मेरी आत्मकथा है, मेरे जीवन का सबसे रचनात्मक उत्पाद, जो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे अपना अस्तित्व बनाए रखने की जरूरत थी। यह पुस्तक उसका एक प्रत्यक्ष वर्णन है जो मैंने अपने जीवन में सीखा, और यह कहते हुए मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा कि मेरी विफलताओं ने मुझे अपने दो सबसे खूबसूरत विस्तार रचने में मदद की। मेरा एक्टिंग स्कूल, एक्टर प्रिपेयर्स और मेरा नाटक। आज मैं अपने नाटक के 225 से अधिक शो पूरे कर चुका हूँ, और वह मेरे दर्शन का एक विस्तार बन गया है, और मैं उस दर्शन को दूर दूर तक ले जाते हुए उसे यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि वे भी मेरे जीवन को बदल देने वाली सच्चाइयों को जान सकें और मेरे अनुभवों से लाभ उठाएं। इसलिए मैं जल्दी ही कुछ भी हो सकता है को एक लाइफ कोचिंग कार्यक्रम के रूप में शुरू करूंगा। इससे जीवन और जीवन जीने का सार होगा, और वह आपके जीवन में अब तक घटित बेहतरीन चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन के बारे में सबसे बेहतरीन किताब खुद जीवन है।